हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं कुछ करंट अफेयर का टॉपिक लेके जो हाल फिलहाल के प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं परीक्षा में। और करंट अफेयर से रिलेटेड ही जनरल नॉलेज भी अर्थात स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर का क्वेश्चन पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो और इस जो भी यूट्यूब पे हम पढ़ाते हैं, जो भी बताते हैं, इससे रिलेटेड पीपीटी प्राप्त करने के लिए, इससे संबंधित पीपीटी को प्राप्त करने के लिए हमारे नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आइडियल यूथ क्लब का टेलीग्राम ग्रुप में जुटे। उससे आपको पीपीटी इसका आसानी से वहाँ उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद हम उसमें पीपीटी उपलब्ध करा देते हैं। तो पीपीटी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके उस टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें और वीडियो को लाइक शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और आगे देखते हैं दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखते हैं और तथा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन क्या है? खिलाड़ी का नाम है। तो देखते हैं कि लक्ष्य सेन जो है एक खिलाड़ी है जो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। और यह हाल फिलहाल में रजत पदक लाए हैं। रजत पदक किस खेल में लाए हैं? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, अर्थात यह ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक लाए हैं, अर्थात ये इसमें उपविजेता रहे हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों कि लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, तथा यह हाल फिलहाल में होने वाले ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में यह रजत पदक लाए हैं। तो स्वर्ण पदक कौन लाए हैं? इसमें स्वर्ण पदक कौन जीते हैं और तथा वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो देखेंगे, स्वर्ण पदक लेने वाले खिलाड़ी यानी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक लेने वाले खिलाड़ी हैं विक्टर एक्सेल सेन, जो किस देश से किस देश से हैं? तो डेनमार्क से हैं। डेनमार्क, जिसका की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। तो देखेंगे दोस्तों इस तरह से कि जो स्वर्ण पदक लिए वह किस देश से खिलाड़ी हैं? विक्टर एक्सेलसन, यह भी बैडमिंटन से रिलेटेड ही होंगे। स्वर्ण पदक लिए और वह डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, जिसका की राजधानी कोपेनहेगन है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी में कौन कौन से और भारत की ओर से और कौन कौन खिलाड़ी खेले हैं, तथा फाइनल कौन कौन खिलाड़ी जीते हैं। तो यह इसके पहले लक्ष्य सेन के पहले टोटल 4 खिलाड़ी जो है इसके फाइनल खेले हैं, जिसमें कि 2 खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीते हैं तथा अन्य सभी फाइनल में उपविजेता रहे हैं, अर्थात रजत पदक जीते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों प्रकाश नाथ कब 1947 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में खेले थे और यह रजत पदक प्राप्त किए थे, अर्थात 1947 में यह रजत पदक लिए थे। उसके बाद 1980 में प्रकाश पादुकोण जो है खेले थे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, तथा यह इसमें फाइनल जीते थे, अर्थात हम कह सकते हैं फाइनल जीते थे। तो यह कौन सा फाइनल जीतने वाले 2 खिलाड़ी थे? एक फाइनल ये जीते थे और एक पुलेला गोपीचंद, यह भी 2001 ईस्वी में फाइनल जीते थे। फाइनल जीतने वाले 2 खिलाड़ी, अर्थात दोनों जो है जो फाइनल जीते थे उसे कौन सा पदक प्राप्त हुआ था? स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। तथा साइना नेहवाल 2015 में इसके फाइनल में पहुंची थी तथा यह रजत पदक प्राप्त की। और हाल फिलहाल में 2022 में कौन? लक्ष्य सेन जो है रजत पदक प्राप्त किए, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किए। लक्ष्य सेन किस राज्य के से रिलेटेड रखते हैं? लक्ष्य सेन उत्तराखंड से हैं, जहां हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव भी हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड विधानसभा में कितना सीट था, इसे भी ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि वहां पे किसका सरकार बना। जहाँ की 70 विधानसभा में कितना सीट है? तो 70 विधानसभा सीट है और 70 में से किस पार्टी की जीत हुई? तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि कितना सीट लाए हैं? लगभग 47 सीट लाए हैं उत्तराखंड में। और मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। बहुमत दल के नेता कौन चुनेंगे? पुष्कर सिंह धामी, जो कि पहले भी थे पुष्कर सिंह धामी। और ये कौन से क्रम के मुख्यमंत्री होंगे? तो 12वें क्रम के मुख्यमंत्री होंगे। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। राज्यपाल वर्तमान में गुरमीत सिंह है, जो कि इसके
शपथ दिलाएंगे। तो लक्ष्य सेन किस राज्य से संबंधित है? लक्ष्य सेन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से है। और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, 12वां मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। और इसे शपथ कौन दिलाएंगे? वहाँ के गवर्नर, राज्यपाल, अर्थात राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और वहाँ विधानसभा सीट कितना है? 70 सीट है विधानसभा। आगे देखते हैं दोस्तों, पॉल एरिक हेयर लॉर्सन। पॉल एरिक हेयर लॉर्सन नाम है, ये कौन से पद पे हैं? तो ये खिलाड़ी बैडमिंटन का है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पॉल एरिक हेयर लॉर्सन अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हेयर लॉर्सन। तथा भारतीय बैडमिंटन संघ, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा जो कि हिमंत बिस्वा शर्मा जो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो असम के मुख्यमंत्री हैं। देखेंगे असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, जो कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक हेयर लॉर्सन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं। देश के 6100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा, अर्थात हम कह सकते हैं कि उबरानी रेलवे स्टेशन, उबरानी रेलवे स्टेशन जो कि लखनऊ डिवीजन, जो उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में पड़ता है, उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में पड़ता है। जैसे ही उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के उबरानी रेलवे स्टेशन पे वाईफाई का सुविधा दिया गया, इसके साथ ही भारत में 6100 रेलवे स्टेशनों पर यह वाईफाई का सुविधा प्रारंभ हो गया। तो हम देखेंगे कि रेलवे डिजिटल इंडिया बनाने में बहुत ही काफ़ी मददगार साबित हो रही है, काफ़ी कारगर साबित हो रही है। और देश को डिजिटल इंडिया की तरफ लेके जाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है। तो उबरानी रेलवे स्टेशन जो कि लखनऊ डिवीजन से संबंधित है और उत्तर रेलवे में है स्थित, यह इस पे वाईफाई लगते हुए कितना रेलवे स्टेशन हो गया? 6100 रेलवे स्टेशनों पर देश में वाईफाई का सुविधा उपलब्ध हो गया। रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई का सुविधा कौन उपलब्ध करवाता है? तो रेलटेल, रेलटेल जो है यह वाईफाई का सुविधा उपलब्ध करवाता है। और देखेंगे वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो देखेंगे वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? 8400 कुल रेलवे स्टेशन। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि लगभग बोले तो 75% रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई का सुविधा हो चुका है, रेलवे के द्वारा कर दिया गया है। किस कंपनी के द्वारा? रेलटेल कंपनी के द्वारा किया गया है। यहाँ देख लेते हैं वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। वाईफाई शॉर्ट फॉर्म है, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा डिटेल देखते हुए चलेंगे। वायरलेस फिडेलिटी, और ये किस रेलवे में? उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में। तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है विस्तार के दृष्टिकोण से? तो उत्तर रेलवे है। और सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। तो इस प्रकार देखेंगे सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? उत्तर रेलवे, सबसे बड़ा रेलवे जोन तथा सबसे छोटा रेलवे जोन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव, गुवाहाटी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव, गुवाहाटी। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। तो इस प्रकार देखते हैं सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे है तथा सबसे छोटा रेलवे जोन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसका कि मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव, गुवाहाटी है। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे एक ऐसा रेलवे जोन है जिसका कि मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर, जो नर्मदा नदी के किनारे है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर है। और पश्चिम मध्य रेलवे एक ऐसा रेलवे जोन है जो पूर्णतः विद्युतीकृत है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले भारत का ऐसा रेलवे जोन जो पूर्णतः विद्युतीकृत हुआ तो पश्चिम मध्य रेलवे। और यह पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसका यह किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। और बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन सबसे पहला रेलवे स्टेशन जहां सबसे पहले वाईफाई प्रारंभ किया गया। पहला रेलवे स्टेशन जहां सबसे पहले वाईफाई लगा, अर्थात हम इसे बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं। तो और बेंगलुरु किस रेलवे जोन में आता है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे।
दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली। अब बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन किस रेलवे में आता है? दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है, जो कि अभी वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी बनने जा रहा है यहाँ पे। अभी वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान में गोरखपुर है, जो कि कौन सा रेलवे में पड़ता है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। आगे है श्रीलंका में गहराया ईंधन संकट, पेट्रोल पंप पर सेना तैनात। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्तमान में श्रीलंका में हाल फिलहाल में क्या हुआ था? खाद्य आपातकाल। खाद्य आपातकाल लागू किया गया था कहाँ? श्रीलंका में। तो इसे हम देखते हैं दोस्तों कि क्यों खाद्य आपातकाल वहां लागू क्यों हुआ था? क्योंकि वहां विदेशी मुद्रा की कमी के कारण, अर्थात हम कह सकते हैं विदेशी मुद्रा की कमी हो जाने के कारण वहां खाद्य आपातकाल लागू किया गया था, और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ही वहां ईंधन पे संकट आ गया है। जैसा कि पता चला है कि ईंधन आपातकाल भी वहां लग सकता है। ईंधन के लिए इतना मारामारी हो रहा है, ईंधन के लिए कालाबाजारी इतना वहां इस तरह से हो रहा है कि वहां पे पेट्रोल पंप पर सेना को तैनात किया गया है, और जरूरत भर, सिर्फ जरूरत भर ही सभी को ईंधन दिया जा रहा है। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों क्यों हुआ है ये? तो विदेशी मुद्रा का कमी के कारण हाल फिलहाल में श्रीलंका में आपातकाल लगने के कारण, खाद्य आपातकाल लगने के कारण श्रीलंका के द्वारा भारत से भी मदद लिया गया है। $1 अरब का ऋण दिया गया है भारत के द्वारा श्रीलंका को। आगे देखते हैं दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। दोनों भाई हैं, गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे दोनों भाई हैं। सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन वहां का पेट्रोलियम कंपनी है, जो कि पूरा श्रीलंका में पेट्रोलियम सरकारी कंपनी है। सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन वहाँ श्रीलंका का सरकारी तेल निगम लिमिटेड है, जो जिसके द्वारा सभी सरकारी पेट्रोल पंप पर किसे तैनात किया गया? सेना तैनात किया गया, क्योंकि वहाँ ईंधन का संकट हो गया है। इसी कारण से कुछ दिन पहले यहाँ श्रीलंका में खाद्य आपातकाल भी लगाया गया था। इसी प्रकार देख लेते हैं दोस्तों सैन्य आपातकाल हाल फिलहाल में कहाँ लगाया गया है? तो सैन्य आपातकाल हाल फिलहाल में म्यांमार लगाया गया था। सैन्य आपातकाल हाल फिलहाल में म्यांमार में लगा था, जिसमें वहां का सत्ता का परिवर्तन हो गया और सेना का शासन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों विश्व जल दिवस के बारे में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जाने लगा? यह 1993 ईस्वी से 1993 ईस्वी से मनाया जाने लगा। और यह घोषणा कब किया गया कि विश्व जल दिवस 1993 से मनाया जाने लगेगा और 22 मार्च को मनाया जाएगा? तो यह 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो कहाँ स्थित है? तो यह ब्राजील में स्थित है। और यहाँ पे कब हुआ था? 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। यहीं से यह घोषणा किया गया कि 1993 से प्रथम जल दिवस मनाया जाएगा, जो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों 22 मार्च, इसी के और लगातार 22 अप्रैल तथा 22 मई को देख लेते हैं दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तथा 22 मई को जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। तो इस तरह से देखें दोस्तों 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस तथा 22 मई जैव विविधता दिवस। इस बार का 2022 का जो जल दिवस मनाया गया, इस बार का थीम क्या रखा गया? तो थीम रखा गया ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अर्थात इसका हिंदी देख लेते हैं दोस्तों। थीम जो रखा गया भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। वह भूजल जो पृथ्वी के अंदर नीचे बहुत, इसका लेयर जो है बहुत नीचे चल गया, जो अदृश्य हो गया है, उसे दृश्यमान बनाना। अर्थात विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। आगे देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। हाल फिलहाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पर एक विवाद सामने आया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा पिछले 4 वर्षों से कोई भी रिपोर्ट संसद में पेश नहीं किया गया है। अर्थात इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान में
कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और यह किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? 338 ए। अनुच्छेद 338 ए में 338 ए। और यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 338 में 338 ए के रूप में जोड़ा गया। और तो अनुच्छेद 338 में क्या है? अनुच्छेद 338 में है अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो देखेंगे अनुच्छेद 300 जो कि किसमें अनुच्छेद, कौन अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 338 में वर्णित है। और अनुसूचित जाति आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रामेश्वर उरांव। इसे देखेंगे दोस्तों। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। और यह इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 338 ए। अनुच्छेद 338 ए। और इसका अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। आगे देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर भगवान लाल सहनी, या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भगवान लाल सहनी। और यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 बी। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग देख लिए, तीनों अनुच्छेद देख लिए, 338, अनुच्छेद 338 ए तथा 338 बी। अनुच्छेद 338 में क्या वर्णित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसका के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रामेश्वर उरांव। तथा अनुच्छेद 338 ए जिसमें क्या वर्णित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसका अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। इसका अध्यक्ष विजय सांपला है। तथा अनुच्छेद 338 बी जिससे रिलेटेड है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भगवान लाल सहनी। तो देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक अभ्यास किया गया, एक्सरसाइज किया गया किसके द्वारा? सेना के द्वारा। एक हाल फिलहाल में अभ्यास किया गया, अभ्यास लामितीय। किसके किसके देश, किन दो देशों के द्वारा, किन दो देशों का संयुक्त अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और सेशेल्स। सेशेल्स कहाँ अवस्थित है? सेशेल्स हिंद महासागर में अवस्थित है। और इसका राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। देखेंगे दोस्तों कि सेशेल्स कहाँ स्थित है? तो मेडागास्कर, हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर के ऊपर है सेशेल्स, तथा मालदीव के नीचे स्थित है। भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? अभ्यास लामितीय 2022। सेशेल्स का राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया है। इससे रिलेटेड दोस्तों और कुछ, तो इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं दोस्तों। जैसे सूर्य किरण, सूर्य किरण किन दो देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास है? ऑपरेशन सूर्यकिरण युद्धाभ्यास सूर्यकिरण। सूर्यकिरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल से रिलेटेड है। एक्वेरिन भारत और मालदीव। भारत और मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन किससे रिलेटेड है? भारत और जापान। इम्बैक्स, इम्बैक्स से रिलेटेड किससे? भारत और म्यांमार। किससे है? भारत और म्यांमार। अलनगा भारत और ओमान। भारत और ओमान से रिलेटेड है कौन? अलनगा। अब देख लेते हैं दोस्तों समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति किससे रिलेटेड है? तो भारत इंडोनेशिया। सभी दोस्तों सभी भारत के पड़ोसी देश या भारत तथा इसके सहयोगी अन्य देश के द्वारा किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसे बारी बारी से सीरियली देख लेंगे, हो सके तो इसे नोटबुक पे उतार लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा और इसे बार बार दोहराइएगा। तो शक्ति किससे है? शक्ति अलग है और समुद्र शक्ति अलग है, मित्र शक्ति अलग है, सभी अलग अलग है। तो इसे देखिएगा दोस्तों, भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस से शक्ति युद्धाभ्यास। मित्र शक्ति किससे है? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका।
वायु शक्ति, वायु शक्ति किससे है? भारत के वायुसेना के द्वारा, अर्थात यह कोई बाहरी देश के द्वारा नहीं किया जाता है, अर्थात या पड़ोसी देश के द्वारा, इसमें भारत के वायुसेना ही अपना युद्धाभ्यास करते हैं, देखते हैं। और गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के द्वारा, भारत और इंडोनेशिया के द्वारा। और यदि गरुड़ सिर्फ रहे, गरुड़ युद्धाभ्यास, तो यह भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस गरुड़। तो इस तरह से दोस्तों देख लिए कौन कौन युद्धाभ्यास देख लिए। अभ्यास लामित ये जो भारत और सेशेल्स के बीच है, सेशेल्स का राजधानी विक्टोरिया। सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। इम्बैक्स भारत और म्यांमार के बीच। अलनगा भारत और ओमान के बीच। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच। वायु शक्ति भारत के वायुसेना के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। तो इस तरह दोस्तों लगभग 10 एक्सरसाइज हम लोग देख लिए। तो इससे रिलेटेड टोटल एक्सरसाइज को लिख लेना है कॉपी में और इसे याद करना है, देखना है, बराबर देखना है, बराबर याद करना है, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादा फायदा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, पहली पेपरलेस विधानसभा कौन बना है? भारत में पहला ऐसा राज्य जो कि पहला पेपरलेस विधानसभा बना, तो वह राज्य कौन है? नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कि जहाँ का राजकीय भाषा कौन है? राजकीय भाषा में के तौर पे किसे? अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है तथा यह पहला पेपरलेस विधानसभा बना है। देख लेते हैं दोस्तों नागालैंड का राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी कोहिमा है। इसका मुख्यमंत्री, इसका सीएम कौन है? मुख्यमंत्री तो नेफ्यू रियो। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी, जो कि असम के राज्यपाल हैं, वही नागालैंड के भी राज्यपाल हैं, दोनों का संयुक्त प्रभार है जगदीश मुखी। और देखेंगे नागालैंड विधानसभा में टोटल कितना सीट है? तो नागालैंड विधानसभा में 60 टोटल सीट है। और यह नागालैंड राज्य का स्थापना कब हुआ है? तो यह हुआ है, नागालैंड का स्थापना कब हुआ? 13वां संविधान संशोधन 1963। और 36वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ है? सिक्किम का स्थापना 1975 में। तो देखेंगे दोस्तों इस तरह से 13वां संविधान संशोधन 1963 में इसका स्थापना हुआ है, नागालैंड का स्थापना हुआ है। और जो वो ई पेपरलेस यानी पेपरलेस विधानसभा हो गया है, तो वहाँ विधानसभा का कार्य कैसे होगा? तो एक ऐप के माध्यम से होगा जिसका कि नाम क्या है? नेभा पोर्टल पे काम होगा। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अर्थात हम कह सकते हैं कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर ही विधानसभा के सारे कार्य संचालित किए जाएंगे। यह भारत सरकार के डिजिटलीकरण के और बढ़ता हुआ पहला कदम है, पहला विधानसभा का पहला कदम है। यानी अर्थात हम कह सकते हैं पहला पेपरलेस विधानसभा कौन हो गया है? तो नागालैंड हो गया है। दोस्तों आगे देखते हैं बिहार दिवस। बिहार दिवस के बारे में देखते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। यानी 22 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता था? तो जल दिवस। अर्थात हम कह सकते हैं जल दिवस और बिहार दिवस दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। यह 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या हुआ था? तो बंगाल प्रांत से बिहार प्रांत को अलग कर दिया गया था। अर्थात बंगाल से विभाजन करके बिहार को अलग किया गया था। कब किया गया था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और बिहार दिवस मनाना कब से बड़ा धूमधाम से इसे मनाना प्रारंभ किया गया? 2012 ईस्वी से। अर्थात 100 वर्ष पूरने के बाद 2012 ईस्वी से बिहार दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। इसके पहले भी बिहार दिवस मनाया जाता था परंतु उतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता था। तो इस तरह से देखेंगे दोस्तों इस बार बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इसमें क्या खास था? तो इसमें 500 ड्रोन का प्रयोग किया गया आकृति बनाने में। हवा में आकृति बनाने में ड्रोन का प्रयोग करके कई सारे आकृति बनाया गया तथा इसमें कई सारा प्रयोग किया गया। इसमें 500 ड्रोन का प्रयोग किया गया था। हवा में बिहार का कुछ आकृति वगैरह दिखाने में इसका प्रयोग किया गया था। और यह बनाया कब जाता है? 22 मार्च 1912 ईस्वी को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के सीएम कौन है? तो सीएम नीतीश कुमार है।
और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल फागू चौहान, राज्यपाल फागू चौहान है। तथा यहाँ पे विधानसभा का सीट कितना है? तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे विधानसभा का सीट है 243 तथा विधान परिषद यहाँ पे द्विसदनात्मक विधान परिषद है, विधानमंडल द्विसदनात्मक विधानमंडल है। इसमें विधान परिषद की सीट कितना है? 75 विधान परिषद। तथा लोकसभा में कितना सीट है यहाँ पे? तो 40 सीट लोकसभा के लिए है तथा राज्यसभा के लिए 16 सीट है। यहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक विधानमंडल कहाँ कहाँ है पूरा भारत में? द्विसदनात्मक विधानमंडल टोटल 6 राज्य में है। कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अर्थात देखते हैं दोस्तों कि इन 6 राज्यों में टोटल क्या है? विधान परिषद है, यानी अर्थात द्विसदनात्मक विधान मंडल स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कौन सा स्थान पे है? तो यह 12वां, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह 12वां स्थान पे है। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो वह है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा पद लेने वाले हैं? तो प्रमोद सावंत। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे कौन? प्रमोद सावंत। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। और बिहार का इसमें कौन सा स्थान है? तो बिहार का इसमें तीसरा स्थान है। तो हम देखेंगे बिहार का तीसरा अर्थात थर्ड स्थान। बिहार का तीसरा स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बोले तो कौन है? सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। ठीक है। 483 मीटर क्या है बिहार का? बिहार किस का आकृति, बिहार में देखें तो बिहार का आकृति किस तरह का है? बिहार जो है एक चतुर्भुजा आकार का है। तो इसका बिहार का लंबाई देखेंगे तो 483 किलोमीटर है। और चौड़ाई कितना है? 345 किलोमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं यह 483 किलोमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? पूरब से पश्चिम विस्तार 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 345 किलोमीटर। तो इस तरह से दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो आपका कैसा लगा आप देख के बताइएगा। और इसे हो सके तो बार बार देखिएगा, बार बार दोहराइएगा या फिर कॉपी में लिख के इसे बार बार दोहराइएगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका पीपीटी प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, आइडियल यूथ क्लब का टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और उससे इससे रिलेटेड पीपीटी प्राप्त करें। और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें तथा कमेंट में अपना सुझाव दें, किस तरह वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरह का होना चाहिए, क्या इसमें सुधार करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।